हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो आज का जो सेट है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेटर के क्वेश्चंस। तो ऑसिलेटर के जो क्वेश्चंस है वो वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिन्हें कि हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑसिलेटर के क्वेश्चंस। तो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, उसमें हमें बोला गया है ऑसिलेटर कन्वर्ट्स। एक ऑसिलेटर जो है वो पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। बेसिकली फीडबैक जो एम्पलीफायर है उसको पॉजिटिव फीडबैक के साथ जोड़ा जाता है, तो वो ऑसिलेटर बन जाता है। ऑसिलेटर इज नॉट अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। ये एनर्जी को प्रोड्यूस नहीं करता, ये सस्टेनेबल जो ऑसिलेशंस है वो प्रोवाइड कराता है। और इसमें ये क्या करता है, डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है, एसी में, है ना। डीसी पावर को किस में कन्वर्ट करता है, ये एसी में कन्वर्ट करने के काम। तो इसका जो राइट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इन एन ऑसिल एलसी ट्रांसलेट ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइस। देखो, एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर जो होता है वो उसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट भी बोलते हैं। जो एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर है, यहाँ लगा होता है इंडक्टर और ये लगा होता है कैपेसिटर। ये सी हो गया, ये एल हो गया। तो इसको हम टैंक सर्किट भी कहते हैं, टैंक सर्किट। और ये एलसी ऑसिलेशन ऑसिलेटर भी यही है। तो इसमें क्या होता है कि इनिशियली जब कैपेसिटर को जब कनेक्ट करते हैं इससे इंडक्टर से, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। कैपेसिटर की एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इंडक्टर में। यानी कि कैपेसिटर की एनर्जी जो हाफ सीवी है, सीवी स्क्वायर होता है, वो कन्वर्ट होता है एल आई स्क्वायर में, हाफ एल आई स्क्वायर में। फिर कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है, तो वापस ये एनर्जी इधर से इधर चलती रहती है। यानी कि एक बार कैपेसिटर की एनर्जी, एक बार किसकी एनर्जी हो जाती है, वो हो जाती है इंडक्टर की, फिर इंडक्टर से वापस कैपेसिटर। तो इस तरह से ये एनर्जी चलती रहती है। तो हमें ये पूछा है इन एन एलसी ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर द एक्टिव डिवाइसेस। तो इसमें एक्टिव एक्टिव डिवाइस जो है वो कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है एलसी टैंक सर्किट। ये तो खुद ही है बाइसिंग सर्किट। तो इसमें जो एक्टिव एलिमेंट होता है वो होता है ट्रांजिस्टर। और इस एलसी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। 1/2 पाई अंडर रूट एलसी। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन एन एलसी ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर जो है अभी मैंने आपको लिख के बताया कि 1/2 पाई अंडर रूट एलसी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑसिलेटर प्रोड्यूस। देखो, तो एक होता है डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है जिसमें एनर्जी का क्या हो रहा हो, लॉस। और ऑसिलेटर जो है हमें सस्टेनेबल जो है ऑसिलेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि ये अनडैम्प्ड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोवाइड करा। अनडैम्प्ड। अब डैम्प्ड जो ऑसिलेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के बताऊं, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन इस तरह का होगा जिसमें लगातार जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता जाएगा। एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज होता जाएगा, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन। और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब होता है ये। यहाँ पर आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड क्या चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। तो ये कौन सा होता है, ये होता है अनडैम्प्ड। ऑसिलेटर का यूज के लिए किया जाता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, सस्टेनेबल ऑसिलेशन को प्रोड्यूस करने के लिए। और जो अनडैम्प्ड ऑसिलेशन है ये भी तीन तरह का बन जाता है, एक, दो और एक तीसरा। यहाँ एक केस ऐसा बन जाता है जिसमें जो डैम्पिंग है, अंडर डैम्पिंग होती है, यानी कि ये इस तरह की डैम्पिंग होती है। इसको हम बोलते हैं अंडर डैम्पिंग। अंडर डैम्पिंग। और एक कुछ इस तरह का केस बन जाता है जिसमें ये ओवर डैम्पिंग हो रही है। इसको बोलते हैं ओवर डैम्पिंग। और एक ये वाला केस जो है, जो मैंने बताया अनडैम्प्ड। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया होता है जिसको वो बोलते हैं बर्क हुसैन क्राइटेरिया। बर्क हुसैन क्राइटेरिया। ये किसके लिए होता है, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए होता है। ये क्राइटेरिया क्या क्या होता है, ये ए बीटा इक्वल्स टू 1। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एम वी, है ना। एम वी बीटा जो होता है वो होता है फीडबैक फ्रैक्शन। बीटा जो होता है यहाँ पर वो होता है फीडबैक फ्रैक्शन। और ए का मतलब होता है वोल्टेज गेन विदाउट एम्पलीफायर। ए जो है उसका मतलब होता है वोल्टेज गेन विदाउट एम्पलीफायर।
विदाउट एम्पलीफायर। और बीटा जो है उसका मतलब होता है फीडबैक फ्रैक्शन। फीडबैक फ्रैक्शन, फीडबैक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है फीडबैक वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज। तो बर्क हुसैन क्राइटेरिया जो है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए होता है। इसके लिए ए बीटा की वैल्यू कितनी होती है? 1। अगर मैं बात करूं अंडर डैम्पिंग की तो उसके लिए होता है ए बीटा लेस देन 1। और अगर मैं ओवर डैम्पिंग की बात करूं तो इसके लिए होता है ए बीटा ग्रेटर देन 1। प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये हो गया आइडियल केस। ये हो गया आइडियल। आइडियली केस जो है वो पॉसिबल नहीं होते, तो प्रैक्टिकली जो केस होता है वो होता है ए बीटा लेस देन 1। ये प्रैक्टिकल केस होता है, प्रैक्टिकल। ठीक है। खैर हमें तो यहाँ पूछा है कि ऑसिलेटर जो है वो किस काम आता है, तो वो किस काम आता है? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन प्रोड्यूस करने के काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हार्टली ऑसिलेटर। अब दो तरह के ऑसिलेटर आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे कॉलपिट और एक पढ़ोगे हार्टले। हार्टले, हार्टले, वापस लिखता हूँ। हार्टले ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर। तो हार्टले ऑसिलेटर और कॉलपिट ऑसिलेटर में क्या फ़र्क होता है कि यहाँ मैं कुछ एक सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको। ये सर्किट मैंने बना दिया। ऐसा एक सर्किट मैंने बना दिया। इसको लिख दिया मैंने Z1, इसको लिख दिया Z2 और इसको लिख दिया Z3। ठीक है? तो अगर कॉलपिट ऑसिलेटर है तो कॉलपिट ऑसिलेटर में Z1 एंड Z2 जो है, Z1 और Z2 वो किसके बराबर होंगे? वो होंगे कैपेसिटर C1 एंड C2। ये क्या होंगे? कैपेसिटर होंगे, कैपेसिटर। और जो Z3 है वो Z3 क्या होगा? Z3 होगा इंडक्टर, इंडक्टर। और इन दोनों के बीच में टैपिंग की जाएगी। किसके बीच में? कैपेसिटर के बीच में सेंट्रल टैपिंग की जाएगी। सेंट्रल टैपिंग, सेंट्रल टैपिंग बिटवीन कैपेसिटर्स, जब हम बात करेंगे कॉलपिट की। जब हम हार्टले की बात करते हैं तो हार्टले के केस में ये Z1 एंड Z2 है, ये होते हैं इंडक्टर। हार्टले के केस में Z1 Z2 होते हैं इंडक्टर और जो Z3 है वो होता है कैपेसिटर, वो होता है कैपेसिटर। यहाँ पर जो सेंट्रल टैपिंग होती है, सेंट्रल टैपिंग वो किसके बीच में की जाती है? वो की जाती है इंडक्टर्स के बीच। सेंट्रल टैपिंग बिटवीन इंडक्टर्स। और जो हार्टले है उसका यूज़ किया जाता है रेडियो रिसीवर में, है ना? रेडियो रिसीवर के फॉर्म में हार्टले ऑसिलेटर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हार्टले में किस-किस का कॉम्बिनेशन होता है और जो कॉलपिट है उसमें किस-किस का कॉम्बिनेशन। तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन अ फेज शिफ्ट ऑसिलेटर वी यूज़ आरसी सेक्शन। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर जो है, फेज शिफ्ट, इसके अंदर हम 3 आरसी सेक्शन यूज़ करते हैं। टोटल जो फेज शिफ्ट होता है, टोटल फेज शिफ्ट वो होता है 180 डिग्री का। टोटल फेज शिफ्ट जो होता है वो होता है 180 डिग्री का। क्योंकि 3 आरसी हैं तो एक आरसी से जो फेज शिफ्ट होता है वो होता है 60 डिग्री का। एक आरसी से फेज शिफ्ट होता है कितने का? 60 डिग्री का। अब जो आरसी ऑस जो शिफ्ट ऑसिलेटर है, इनको हम प्रेफ़र करते हैं एलसी के ऊपर, क्योंकि एलसी से जो हमारे पास वेव फॉर्म आता है वो पुअर वेव फॉर्म आता है और जो फ्रीक्वेंसी है वो भी इनस्टेबल होती है। ठीक है? जब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एलसी ऑसिलेटर्स इज पुअर, इनस्टेबल, इज इनस्टेबल एंड पुअर वेव फॉर्म, पुअर वेव फॉर्म। और इसके अलावा हम एलसी ऑसिलेटर से बहुत लो फ्रीक्वेंसी भी ऑब्टेन नहीं कर सकते ना। वी कैन नॉट ऑब्टेन, वी कैन नॉट ऑब्टेन वेरी लो फ्रीक्वेंसी, वेरी लो फ्रीक्वेंसी फ्रॉम एलसी ऑसिलेटर्स। जितने भी एलसी ऑसिलेटर्स है उनसे हम बहुत लो फ्रीक्वेंसी की जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकते, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा होता है, बल्कि साइज के होते हैं, तो इनसे लो
जो फ्रीक्वेंसी है वो ऑब्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि कौन से ऑसिलेटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। जितने भी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर होते हैं वो सारे आरसी ऑसिलेटर होते हैं, यानी कि उनके अंदर रेजिस्टर और जो है कैपेसिटर वो लगे। तो इसका एग्जांपल होता है व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर। एग्जांपल जो होता है इसका व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इनकी फ्रीक्वेंसी बताओ, तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1/2 पाई आर सी अंडर रूट 6। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1/2 पाई आर सी अंडर रूट 6। वो किस केस में है? इसके लिए कंडीशन है जब R1, R2, R3 तीनों इक्वल हो जाए R के, और C1, C2 और C3 तीनों इक्वल हो जाए C के। तो ये फॉर्मूला हमारे पास बनता है। तो ये आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी डिटरमाइंड एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि जो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर है उनमें जो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आर एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर यूज। व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर है आरसी टाइप ऑसिलेटर होते हैं, आरसी फेज शिफ्ट होते हैं, आरसी फेज शिफ्ट। और यहाँ पर इनकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला लिखा जाता है 1/2 पाई अंडर रूट R1, R2, C1, C2। तो इफ R1 इक्वल्स टू R, यदि R1 इक्वल्स टू R2 हो जाए बराबर, और C1 इक्वल्स टू C2 हो जाए C, तो यहाँ इनकी जो फ्रीक्वेंसी है F वो हो जाती है 1/2 पाई RC, इसकी व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर। ठीक है। और व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर में दोनों तरह के फीडबैक यूज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव। दोनों तरह के फीडबैक यूज होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। साथ ही साथ इनको यूज किया जाता है ऑडियो पर्पस के लिए, है ना। जो इनका यूज है वो क्या है? ऑडियो पर्पस। इनको यूज किया जाता है ऑडियो पर्पस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑसिलेटर डिफर्स फ्रॉम एन एम्पलीफायर। ऑसिलेटर जो है, सबसे पहली बात तो जो एम्पलीफायर है उनके अंदर हम नेगेटिव फीडबैक यूज करते हैं, जबकि ऑसिलेटर के अंदर हम पॉजिटिव फीडबैक यूज करते हैं। फिर ऑसिलेटर के साथ क्या होता है कि एम्पलीफायर को चलाने के लिए तो हमें इनपुट की जरूरत पड़ती है, और ऑसिलेटर को एक बार जब हमने ट्रिगर कर दिया, एक बार उसको हमने इनपुट प्रोवाइड करा दिया, इनपुट प्रोवाइड कराने के बाद जब एक बार उसको फीडबैक मिल जाता है, तो उसके बाद अगर हम इनपुट को हटा भी दें तो भी ऑसिलेटर काम करता है। तो ऑसिलेटर को एक बार ट्रिगर कराने के बाद इनपुट से फिर बार बार उसको आपको इनपुट सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो पॉजिटिव फीडबैक वाला सिग्नल जो है, जो अपने आप ही वो क्या करता रहता है, उसको लूप में चलाता रहता है। इसलिए ऑसिलेटर को कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं चाहिए होता। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इन अ कॉलपिट ऑसिलेटर फीडबैक इज ऑब्टेन। तो कॉलपिट ऑसिलेटर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जिसके अंदर दो कैपेसिटर लगे हैं और एक इंडक्टर है। तो सेंटर टेपिंग होती है किसके बीच में? कैपेसिटर के बीच में। तो कैपेसिटर में जो कॉलपिट ऑसिलेटर होंगे उनमें सेंटर टेपिंग, यानी कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्प्लिट कैपेसिटर। यहाँ पर जो फीडबैक फ्रैक्शन निकाला जाता है, मैं फिर बना बना देता हूँ एक बार डायग्राम। तो ये कॉलपिट ऑसिलेटर का डायग्राम, डायग्राम तो बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ जो मेन सर्किट है उसको बता रहा हूँ। तो ये कैपेसिटर C1 हो गया, ये C2 हो गया, और ये हो गया इंडक्टर। जो आउटपुट है वो आपको C1 के अक्रॉस मिलता है, और फीडबैक जो है वो आपको V, जो VF का मतलब है फीडबैक, वो C2 के अक्रॉस। तो यहाँ जो फीडबैक फ्रैक्शन है MV, उसकी वैल्यू क्या होती है? VF अपॉन V नॉट। VF अपॉन V नॉट। कैपेसिटर के अक्रॉस इंडक्टेंस होता है, उसको हम लिखते हैं X से, तो ये हो जाएगा X2 अपॉन X1, है ना। X2 अपॉन X1। कैपेसिटर का जो इंडक्टेंस है वो होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये फॉर्मूला बन जाता है C1 अपॉन C2। ना ये फॉर्मूला क्या बन जाता है? C1 अपॉन C2। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, इनको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन LC ऑसिलेटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। LC ऑसिलेटर के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मैंने आपको शुरू में ही बताया, क्या होता है? 1/2 पाई अंडर रूट LC। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बताया था कितनी होती है? 1/2 पाई RC। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर इफ द रेजिस्टेंस, पॉजिटिव फीडबैक का जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज किया जाए, है ना। पॉजिटिव फीडबैक का जो रेजिस्टेंस है उसको डिक्रीज किया जाए तो फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 पाई RC। इसको डिक्रीज करोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन में बोला गया है इन द ट्यून्ड कलेक्टर ऑसिलेटर सर्किट यूज्ड इन द लोकल ऑसिलेटर of a radio receiver makes use of an LC tuned circuit
एलसी ट्यून सर्किट है और L1 की वैल्यू गिवन है, C1 की वैल्यू गिवन है, फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, 1/2 पाई अंडर रूट LC 1/2 पाई, वैल्यू डाल दो। L की वैल्यू कितनी है 5.86 इंटू 10⁻⁻6 और जो C है उसकी वैल्यू है 300 इंटू 10⁻⁻6। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा इसका लगभग 1200 हर्ट्ज, इसका आंसर किलो हर्ट्ज आंसर आना चाहिए इसका, ये आंसर आना चाहिए। सॉल्व करके देख लेना आप एक बार। फेज शिफ्ट ऑसिलेटर यूजेस 5 पीएफ कैपेसिटर, फेज शिफ्ट ऑसिलेटर और 5 पीएफ कैपेसिटर यूज कर रहा है, वैल्यू ऑफ आर टू प्रोड्यूस फ्रीक्वेंसी। तो फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर सी अंडर रूट 6। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 800, तो 800 किलो हर्ट्ज, 800 इंटू 10⁻3 1/2 पाई। आर की वैल्यू हमें निकालनी है, सी की वैल्यू हमें कितनी दी है 5 पिको, यानी कि 10 पावर ये कितना हो गया -12 और ये हो गया अंडर रूट 6। यहाँ से आर की वैल्यू हमें चाहिए, तो आर की वैल्यू 1/2 पाई 800 इंटू 10⁻3 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻12 और अंडर रूट 6। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.2 किलो। ये स्पेशली आप फॉर्मूला जरूर ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल आए चाहे ना आए, न्यूमेरिकल में अगर आएंगे तो राउंड फिगर में वैल्यू होगी कि आप डायरेक्ट उनका रूट निकाल पाओ या सीधी सीधी कैलकुलेशन कर पाओ। हम भी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये, अ 1 पिको फैराड कैपेसिटर इज अवेलेबल, चूज द इंडक्टर वैल्यू इन हार्टले ऑसिलेटर। हार्टले ऑसिलेटर की बात हो रही है, तो हार्टले ऑसिलेटर के अंदर जो फीडबैक फ्रैक्शन होगा वो होगा V नॉट अपॉन VF। अब हार्टले में भी जो कैपेसिटर पे आउटपुट आ रहा था वो कहाँ पर आ रहा था 2 पर, 1 पर आउटपुट आ रहा था, मैं उल्टा लिख दिया ये, VF अपॉन VF अपॉन V नॉट। अब यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो कहाँ पर आएगा 2 पर, अब फीडबैक फ्रैक्शन 2 पर आएगा और यहाँ पर आएगा कहाँ पर आएगा 1 पर। अब इंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस जो इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस होता है वो होता है ओमेगा। तो ये जो लिखा जाएगा ये लिखा जाएगा L2 ओवर MV की वैल्यू क्या लिखी जाएगी L2 ओवर L1, जबकि कॉलपिट में लिखा गया था C1 अपॉन C2। तो यहाँ पर आपको L1 चूज द इंडक्टर वैल्यू इन अ हार्टले ऑसिलेटर सो दैट F इक्वल्स टू 1 मेगा हर्ट्ज, MV इक्वल्स टू 0.2, MV की वैल्यू कितनी है 0.2 है, तो L2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2/10 L1। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन बनेगा L1 इक्वल्स टू 5L2, L1 इक्वल्स टू कितना बनेगा 5L2। ठीक है। अब जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 पाई अंडर रूट LC। यहाँ पर लिखा जाएगा LT, LT का मतलब होगा इक्विवेलेंट, LT का मतलब होगा इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे LT की वैल्यू निकालो, तो LT की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर कर दोगे तो ये बनेगा 1/4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर और सी। तो यहाँ से आप LT की वैल्यू निकालोगे, LT जो है उसकी वैल्यू क्या लिखी जाती है, वो लिखी जाती है L1 प्लस L2 प्लस 2M, यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है तो, नहीं तो उसको जीरो करना है। और ये प्लस माइनस होता है, अगर सेम सर्किट में है तो +2 और अगर नहीं है तो -2 लेना। तो यहाँ से हम पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे LT की। LT की वैल्यू जब हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आएगी 25.3 मिली हेनरी। LT जो है वो हो जाएगा L1 प्लस L2, क्योंकि यहाँ पर M की वैल्यू नहीं। LT की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, ये 25.3 यहाँ पर ही मैंने निकाली हुई है ऑलरेडी, ये मतलब गिवन है यहाँ पर, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बनेगा 25.3 और L1 L2 का ये रिलेशन हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिख देंगे 5L2 प्लस L2। तो यहाँ से L2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी और उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे L1 की, है ना। तो ये मैंने आपको बताया है, अगर अगर यहाँ पर तो गिवन है, नहीं होता तो फिर आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा और इतना लंबा नहीं आएगा। अगर आएगा इस तरह का क्वेश्चन तो वहाँ पर इस तरह से फिर वैल्यू दी जाए। और ये जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें कॉम्बिनेशन में अगर M होता तो आपको बोलता कि सेम कनेक्शन है तो फिर प्लस, अगर नहीं है तो फिर माइनस, वो इंडक्टर के जो कॉम्बिनेशन सर्किट होते हैं। इसी तरह से कॉलपिट के लिए जो हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखा है LT, कॉलपिट के लिए लिखते हैं आप CT और उसकी वैल्यू आप लिखते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। कॉलपिट के लिए लिखते हैं C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द फीडबैक फ्रैक्शन फॉर कॉलपिट ऑसिलेटर? कॉलपिट्स कॉलपिट ऑसिलेटर के लिए फीडबैक फ्रैक्शन क्या होता है? अभी हमने बात की थी एमवी इक्वल्स टू C1/C2, है ना? और जो ये हमारे पास कौन सा हार्टले होता है, उसमें फीडबैक फ्रैक्शन क्या होता है? L2 अपॉन, नहीं, अभी, हाँ भाई, L2 अपॉन L1। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर R1 R2 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है C1 C2। फ्रीक्वेंसी, व्हीन ब्रिज की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई RC। यहाँ वैल्यू डालेंगे, हमारे पास आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं ऑसिलेटर के, बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैंने बताया उतना कर लेना। उसके अलावा टाइम मिलेगा तो मैं एक बार अब रिवाइज़ कराऊँगा जब, तो ये फिर सारी चीज़ें वापस से कवर हो जाएँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।